previous class we already discussed the classification of CNC machine. ठीक है, we just take a overlook for the CNC machine classification according to the control loop that we have already seen. That is, there are two types of machines. First is the open control loop and second is closed control loop. Next, according to the tool motion control, टूल का मोशन किस तरह से कंट्रोल हो रहा है उसके हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम, स्ट्रेट लाइन कंट्रोल सिस्टम एंड कंटीन्यूअस पाथ कंट्रोल सिस्टम. ओके, देन थर्ड अकॉर्डिंग टू द टूल प्रोग्रामिंग सिस्टम, टूल को किस तरह से प्रोग्राम किया जा रहा है आगे चलने के लिए. ठीक है, ऑन दैट बेसिस देयर आर टू टाइप्स, दैट इज एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग सिस्टम एंड इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम. नेक्स्ट फोर्थ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एक्सिस, कितना एक्सिस आपके मशीन में काम करने योग्य है. ठीक है, जैसे 2 और 3 एक्सिस कंट्रोल सिस्टम है या 4 और 5 एक्सिस कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें ट्रांसवर्स के साथ रोटेशनल एक्सिस भी उसमें आती है. ओके, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब वो सीएनसी मशीन किस किस काम के लिए यूज हो रही है, कहाँ यूज हो रही है, सीएनसी लेथ, मिलिंग एंड ड्रिलिंग. ठीक है, और एक देख रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल सर्किट, यानी कंट्रोल सर्किट यानी सर्किट का कंट्रोल कैसे हो रहा है, एनालॉग तरीके से हो रहा है या डिजिटल तरीके से हो रहा है. ठीक है, अगर आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाए गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन, तो बस यही लिखना है 6 पॉइंट्स और उसके अंदर की ये मशीन्स लिखना है, सब पॉइंट्स समझ में आया. अगर इसमें से किसी की स्पेसिफिक पूछा जाए तो स्पेसिफिक आंसर लिखना है. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना. उसके बाद आज हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट ऑफ सीएनसी मशीन. ओके, सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट, मतलब सीएनसी मशीन बनी किससे है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट है. सिंपल वन बाय वन हम देखेंगे. तो सबसे पहले आता है सपोर्ट स्ट्रक्चर. तो मशीन किसके ऊपर खड़ी है, सपोर्ट क्या है उसमें, सपोर्ट स्ट्रक्चर में जो लोहे का बना होगा, कास्ट आयरन का बना होगा, माइल्ड स्टील का बना होगा, वो सपोर्ट स्ट्रक्चर में आता है. तो उसमें क्या क्या आ रहा है, बेड आ रहा है, सैडल आ रहा है, टेबल आ रहा है और कॉलम आ रहा है. वन बाय वन हम उसको देखेंगे. पहले पूरा देख लो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में क्या क्या आ रहा है. सेकंड, ड्राइविंग सिस्टम, मतलब मशीन को चलाना पड़ता है ना, स्पिंडल घुमाना पड़ता है, टूल को इधर उधर लेके जाना पड़ता है, तो उसमें ड्राइवर्स लगते हैं, मोटर्स लगते हैं. तो मोटर कौन सी लगती है, स्टेपर मोटर लगती है, एसी डीसी सर्वो मोटर लगती है और फ्लूइड मोटर लगती है. तो ये मोटर कैसे काम करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद मशीन टूल, मशीन टूल मतलब मशीनिंग करते समय आपको कौन से टूल की जरूरत है और कैसे कैसे वो काम करता है. जैसे यहाँ है एक्चुएटर सपोर्ट सिस्टम, उसके बाद सीएनसी टूलिंग, एपीसी, पैलेट चेंजर सिस्टम, ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो. ठीक है, उसके बाद फीडबैक सिस्टम, फीडबैक बताया था मैंने. फीडबैक हम जो लेते हैं मशीन से कि वो बराबर काम कर रही है या नहीं. तो फीडबैक लेने के लिए जो सेंसर्स है या जो सिस्टम है उसमें दो तरह के सिस्टम आते हैं, इनकोडर और लीनियर इनकोडर. ठीक है, ये दो सिस्टम क्या होते हैं अपन उसको देखेंगे. उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम मतलब मटेरियल आपका जो कटिंग के लिए आने वाला है और जिससे आपका फिनिश प्रोडक्ट बनने वाला है, रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, तो उसमें से वो कैसे ट्रैवल करता है, यानी पहले कच्चा माल कैसे आ रहा है, फिनिश माल कैसे बन रहा है. तो ये सब सिस्टम इसमें रहता है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम. एंड अदर सिस्टम भी उसमें रहते हैं, जैसे मशीन को लुब्रिकेशन देना है ताकि मशीन कंटिन्यू घूमती रहती है तो उसको ऑयल देना पड़ेगा, हाथ से नहीं दे सकते थे. एक सिस्टम रहता है वो ऑयलिंग करने का काम करता है. वैसे कूलेंट सिस्टम रहता है, मशीन कंटिन्यू 12 घंटे काम करे, 8 शिफ्ट में काम करे, दिन में 3 शिफ्ट चल रहे हैं तो 24 घंटा काम कर रही है. तो ऐसे सिस्टम को कूल करना बहुत जरूरी होता है, तो कूलिंग सिस्टम यूज करता है. ठीक है, so these are the all the constructional element of the CNC machine. अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए give the brief description about the CNC construction element of CNC machine, तो ये सब लिख के उसके सब पॉइंट यहाँ लिखना है. समझ में आया, 6 पॉइंट लिखना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, कौन से सिस्टम है इसमें, सपोर्ट स्ट्रक्चर, ड्राइविंग सिस्टम, मशीन टूल, फीडबैक सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, अदर सिस्टम, ऐसे ही लिखना है. ओके, ज्यादा लिखना नहीं है. हाँ, उसमें से अगर किसी ने स्पेसिफिक पूछा तो फिर स्पेसिफिक आंसर लिखना है. जैसे एक्सप्लेन द सपोर्ट स्ट्रक्चर, तो जैसे अभी नेक्स्ट पे अपन देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सीएनसी मशीन, दैट इज सपोर्ट स्ट्रक्चर. तो ये सपोर्ट स्ट्रक्चर का डायग्राम है. ये सीएनसी मशीन आपने देखा होगा, यहाँ अपना स्पिंडल लगा हुआ रहता है कटिंग करने के, यहाँ वर्कपीस पे आपका वर्कपीस लगा हुआ रहता है. और देखो ये स्पिंडल के डायरेक्शन में z है, y है और x है. जैसे अपन ने ये बोर्ड रखते हैं ना, ठीक है ना, x y z. ओके, इस तरह से. ओके, तो ये y वो डायरेक्शन से रहेगा, इधर y इधर से चाहिए, अभी इधर जगह नहीं थी तो इधर दिखा है. ठीक है, x y z देखो, दिस इज z, दिस इज x और वो अंदर की तरफ जो जा रहा है वो y, जो कि बाहर की तरफ हमें दिख रहा है. समझ में आया ऐसा, यानी ये वाला z हमेशा स्पिंडल को पैरेलल रखने का. ओके, इस तरह से. तो यहाँ आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके ऊपर सभी मोटार लगेंगी, वर्कपीस लगेगा,
टूल लगेगा, कूलर सिस्टम लगेगा, सब कुछ इस पे लगेगा। तो इसमें बेसिक हमको क्या देखना है, सबसे पहले जो हेड स्टॉक है वो ऊपर रहेगा, हेड है ना, इसलिए हेड स्टॉक, उसमें अपना टूल लगेगा। स्पिंडल है, स्पिंडल यानी घूमेगा, आइदर इस पे टूल घूमेगा या वापस घूमेगा, जो भी है। अभी इसमें टूल घूम रहा है, ठीक है ना। ये ड्रिलिंग मशीन हो सकती है या सीएनसी मिलिंग मशीन हो सकती है, जो वर्टिकल है, ओके। जो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या रहती है, लेंथ। उसके बाद टेबल, टेबल जो है ये टेबल के ऊपर वर्कपीस फिक्स रहेगा और ये टेबल सैडल से जुड़ा हुआ है, जो टेबल इधर उधर मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉलम, कॉलम वर्क के लिए अपना घर का कॉलम जैसा रहता है ना, जिसके ऊपर पूरा छज्जा लगा हुआ रहता है ऊपर से, वही एक कॉलम है। इस कॉलम पे पूरा ये आपका जेड डायरेक्शन में ऊपर नीचे होता है, और ये बेड है सबसे नीचे वाला, जिसके ऊपर पूरा मशीन रहेगा, ठीक है। डायग्राम लिखना क्या है, तो उसके बारे में दो लाइन आपको लिखना है। अगर ये पूछा गया है कि डायग्राम बना के सिंपल सा लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा पूरा कंस्ट्रक्शनल डिटेल में दिखाना है। सिंपल बनाने का, बेड, स्क्वायर बॉक्स, एक वर्टिकल बॉक्स और एक सामने टूल पोस्ट, बस हो गया, बेड दिखाने का। इतना आप कर सकते हैं, इतना डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, ओके। तो उसमें बेड, बेड बोलते क्या है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ द मशीन, यानी उस पे सपोर्ट रहेगा सभी, फाउंडेशन बोलते हैं उसको। उसके बाद प्रोवाइडिंग अ रिजिड बेस फॉर ऑल अदर कंपोनेंट, तो जो बाकी कंपोनेंट है उसके लिए क्या बेस या एक सपोर्ट दे रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर ही सभी लगे हुए हैं कि नहीं, दिख रहा है आपको, तो इसको बोलेंगे बेड। उसके बाद सैडल, स्लाइड वेज, सैडल यानी स्लाइड वेज क्या होता है, इधर है आपका, इधर ये टेबल है ना, टेबल के नीचे, यानी ये टेबल को एक्स एंड वाई डायरेक्शन, कहाँ, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूवमेंट देने के लिए वर्कपीस को, उसमें रहता है सैडल। सैडल क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, मतलब नीचे है सैडल, ओके। सैडल कैसे मूव करता है वो भी आपको बताऊंगा, ओके। तो यहाँ लिखा गया है, इट गाइड द मूवमेंट ऑफ द टेबल एंड प्रोवाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन टू इट, ठीक है। मोशन उसको देता है स्मूथ एंड एक्यूरेट, तो उसको गाइड करता है। अगर आपने बोला 5 mm सामने जाने का है, तो ये 5 mm बाय डायरेक्शन में आएगा, 1 mm यानी 6 mm इधर जाने का है, तो 6 mm इधर जाएगा। तो इधर लगी रहती है मोटार, आप मोटार को कमांड दे रहे हैं कि इतना रिवॉल्यूशन करो, तब जाके हो, यानी 1 mm ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए कितना रिवॉल्यूशन देना पड़ेगा, वो ऑलरेडी काउंटेड रहता है। अगर आपने बोला 1 mm, तो वो 2 रिवॉल्यूशन घूमेगी। अगर 10 mm बोला तो कितना रिवॉल्यूशन घूमेगी, 20, तब वो ऐसे जाएगा। वैसा कैलिब्रेशन इसमें होके रहता है। और वो 20 mm आगे आई या नहीं आई, वो चेक करने के लिए सेंसर रहते हैं, यानी वो फीडबैक देता है, हाँ 20 mm आगे आ गई, समझ में आ गया। ये सब मोटर यहाँ लगे हुए रहते हैं, जो मोटर इनको मूवमेंट दे करते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी सब सेट हुआ रहता है, इधर कैलिब्रेटेड करके रखते हैं। उसके बाद टेबल, टेबल क्या है, ये वाला टेबल, इस पे क्या रखेंगे, वर्कपीस को रखेंगे। तो इट इज होल्ड द वर्कपीस एंड मूव इट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में आपने जो भी दिया है प्रोग्राम लिखते समय, क्यों एक्स डायरेक्शन में 10 mm इधर जा, फिर इधर जा, उधर जा, वो बराबर आपका प्रोग्राम रन करेंगे और उसके हिसाब से इधर उधर जाएंगे, समझ में आ गया, ऐसा। उसके बाद कॉलम, कॉलम क्या है, इट इज अ वर्टिकल सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर द स्पिंडल एंड अदर मूविंग पार्ट। ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल और स्पिंडल ऊपर नीचे होगा जेड डायरेक्शन में, उसके लिए देखो ये पीछे में दिख रहा है ना आपको, साइड रेल है, ठीक है। ये तो हो गया स्पिंडल, वो स्पिंडल को पकड़ के है वो रेल, जिसको अपन गाइड रेल बोलते हैं, ठीक है, वो वर्टिकल में। तो इनको दोनों को सपोर्ट देने के लिए कौन है, कॉलम, ओके, समझ में आया। दिस इज द कंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर या बेस स्ट्रक्चर फॉर द सीएनसी मशीन, ठीक है। इसके ऊपर सभी सीएनसी मशीन के कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो आपको कौन से पॉइंट एक्सप्लेन करना है, बेड, सैडल, टेबल एंड कॉलम, ठीक है, विद योर डायग्राम। तो 6 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ओके, इस तरह। और इतना ही लिखने का है, आपको समझ में आना कौन सी चीज किस काम के लिए है। बेस पूरा फाउंडेशन देती है, ठीक है। उसके बाद सैडल वो मूवमेंट देती है टेबल को, टेबल पे वर्कपीस लगता है। और कॉलम क्या करता है, कॉलम स्पिंडल और उसके मूवमेंट को सपोर्ट करता है, समझ में आया, सिंपल। उसके बाद ड्राइविंग सिस्टम, अभी ये तुमने देखे कंपोनेंट, अभी टूल को इधर उधर या वर्कपीस को इधर उधर हिलाने का है, तो तुमको क्या लगाना पड़ेगा, उधर मोटार लगानी पड़ेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्राइविंग सिस्टम। तो ड्राइविंग सिस्टम में कौन कौन घूमता है, एक है फीड ड्राइव और एक स्पिंडल ड्राइव। स्पिंडल को घुमाने के लिए स्पिंडल वाली मोटर है, और फीडिंग बोले तो 10 mm इधर, 5 mm ऊपर नीचे कर लेगा, उसको बोलते हैं फीडिंग करना, ठीक है ना। कितना mm आपको कहाँ कब कौन से प्रोग्राम में जरूरत है, तो उसको बोलते हैं फीड ड्राइव। तो फीड ड्राइव और स्पिंडल ड्राइव ये दो अलग ड्राइव रहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कौन से प्रकार की मोटर लगेंगे, एक है स्टेपर मोटर, ठीक है। उसके बाद आती है सर्वो मोटर, और उसके बाद आती है फ्लूइड मोटर, ठीक है। स्टेपर, सर्वो और फ्लूइड, तीनों मोटर क्यों चाहिए, एक मोटर से काम नहीं होता क्या, बराबर है ना। ये 3 मोटर की जरूरत क्यों है, कोई एक मोटर बना तो सभी जगह वही लगा नहीं, पर हर मोटर का अपना एक अलग काम होता है,
और उसके हिसाब से वो काम करते हैं। काम क्या है, जैसे यहाँ लिखा गया, क्या बोला है स्टेपर मोटर का, यूज इन अ ओपन लूप। जब भी आपको ओपन लूप सीएनसी बनानी है तब ये मोटर काम में आएगी, समझ में आया? क्लोज लूप बनानी है तो सर्वो मोटर काम में। ओके, रोटेट इन अ डिस्क्रीट स्टेप, स्टेपर मोटर स्टेप में घूमती है, यानी 10 डिग्री और 10 डिग्री और 10 डिग्री ऐसे घूमेंगी, समझ में आया? यानी आपको अगर स्टेप्स में घुमानी है उसको धीरे 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 धीरे, एक मूवमेंट, एक बटन दबाया 10 डिग्री, दूसरा बटन दबाया तो 10 डिग्री, ऐसे इसलिए इसका नाम क्या है? स्टेपर मोटर, स्टेप में घूमेंगे। ओके, मूविंग फिक्स एंगल पर पल्स, यानी हर पल्स पे वो एक फिक्स एंगल पे घूमेगी। एंगल आप सेट कर सकते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी आपको सेट करना है वो कैलिब्रेशन इस पे कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने को या कुछ मोटर में करके रहते हैं ऑलरेडी, कुछ मोटर में प्रोग्रामेबल है उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मूविंग फिक्स एंगल पर पल्स, हर पल्स पे, हर करंट पे, पल्स बोले तो क्या होता है? करंट। ठीक है, यूज फॉर सिंपल एंड लो कॉस्ट सीएनसी एप्लीकेशन। कहां यूज होती है वो? एकदम लो कॉस्ट छोटी सीएनसी रहेंगी उसमें ये स्टेपर मोटर यूज होती है, क्योंकि ये क्या है? ओपन लूप है। तो ओपन लूप वाली सिस्टम कहाँ यूज होगी? जिनका बजट फ्रेंडली सीएनसी मशीन है ना, लो बजट वाली, उसमें यूज होगी। जैसे यहाँ लिखा है 3D प्रिंटर, स्मॉल सीएनसी मशीन, समझ में आ गया? यहाँ वो स्टेपर मोटर यूज होती है। अभी सर्वो मोटर क्यों बड़ी इसमें यूज होती है? देखिए यहाँ लिखा है इंडस्ट्रियल सीएनसी लाइक अ मेटल कटिंग, लार्ज सीएनसी मशीन। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम है ना, यानी ये और एक्यूरेट काम करेगा, क्लोज लूप है इसमें। ठीक है, और इसका प्रोवाइड प्रिसाइज पोजीशनिंग यूज फॉर प्रोफेशनल एंड इंडस्ट्रियल सीएनसी। समझ में आया? ये स्टेप में काम करेंगे, तो इसलिए अपने को इसका फीडबैक की जरूरत नहीं है। तुमने 2 पल्स दबाए, 2 डिग्री सामने चली गई। ठीक है, इसको क्या है, ऐसा पल्स में काम नहीं होगा स्टेप में, इसको काम करना है तो फीडबैक में लेंगे, यानी आपने कितना घुमाया फीडबैक में आके आपको बताएंगे, हाँ ये इतना घुमाया, नहीं घुमा तो घुमा देंगे, ज्यादा घुमाया तो कम कर देंगे, सब इसमें काम रहेगा। तो ये ज्यादा महंगी रहेंगी इससे, क्योंकि इसमें फीडबैक सिस्टम है। ठीक है, इसमें नहीं है, तो ये ज्यादा महंगी रहेंगी, तो बड़े मशीन में लगाएंगे ना, बजट फ्रेंडली में नहीं लगाएंगे ये। समझ में आया अभी डिफरेंस? ओके, तो स्टेपर मोटर स्टेप में घूमेंगी विथ ओपन लूप सिस्टम, ये सर्वो मोटर विथ एक्यूरेट घूमेंगी विथ द फीडबैक सिस्टम, फीडबैक इनकोडर इसमें रहेंगे। अभी ये दोनों समझ में आ रहा है। अभी ये फ्लूइड मोटर क्यों यूज कर रहे हैं? फ्लूइड मोटर मतलब ये हवा से या ऑयल से घूमेगी। ओके, एक कंप्रेस्ड एयर या प्रेशराइज्ड ऑयल इसमें छोड़ा जाएगा, जैसे पंप रहता है ना, पंप तो पता है तुमको, टरबाइन पता है? टरबाइन में अपन स्टीम छोड़ते हैं या ये छोड़ते हैं तो टरबाइन घूमती है, वैसे इसमें कंप्रेस्ड एयर या प्रेशराइज्ड ऑयल यहाँ पे छोड़ा जाएगा और ये घूमेगी। क्यों? ये तो इलेक्ट्रिक से घूम रही है, इसको क्यों ऐसे घुमा रहे हैं? इसके पीछे का लॉजिक ये है, फ्लूइड मोटर रन बाय आइदर प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड और कंप्रेस्ड एयर व्हाइल हाई टॉर्क स्पीड इज रिक्वायर्ड। कैसी? हाई टॉर्क अगर आपको होना और लो स्पीड होना, यहाँ लिखा नहीं है लो स्पीड, हाई टॉर्क अगर आपको होना तो यहाँ हम इसको काम में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत वजनदार आपका क्या है? वर्क पीस है, तो उस वर्क पीस को अगर इधर से उधर लेके जाना है, बहुत वजनदार है, तो उससे छोटी मोटी मोटर उठा लेंगे क्या? नहीं उठा पाएंगे, तब आपको ऐसी बड़ी बड़ी मोटर काम में आएगी। समझ में आया? तो ये वहाँ यूज आएंगे, यूज फॉर हेवी ड्यूटी सीएनसी मशीन। कहाँ काम में आएंगे? हेवी ड्यूटी सीएनसी मशीन, जहाँ बड़े बड़े वजन का काम होता है, हेवी वेट। ओके, तब ये काम में आएंगे। अभी दिक्कत आपके सामने एक आने वाली है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मोटर कहाँ लगने वाली है, स्पिंडल को वो कौन घुमाएंगे और फीडिंग का काम कौन करेंगे। समझ में आया कि कौन 10 mm 12 mm ऐसे घूमेंगे और कौन टूल को या वर्कपीस को घुमाएंगे। ठीक है, तो ये देखो स्टेपर मोटर जो है आर यूज इन अ फीड ड्राइव। कहाँ यूज होगी वो? फीड करने के ड्राइव में यूज। फीडिंग समझ में आया ना तुमको? फीडिंग मतलब टूल कितना mm आगे जाना है, वर्कपीस कितना mm आगे जाना है, घुमाने वाले नहीं, हाई स्पीड पे टूल घुमाने वाला नहीं। फीडिंग यानी 10 mm आगे में गड्ढा किधर करने का है, ड्रिलिंग किधर करने का है, 5 mm छोड़ के 10 mm छोड़ के ऊपर में, ये सब फीडिंग का काम। ओके, तो ये होगा फीडिंग। तो ये आपका स्टेपर मोटर फीडिंग के काम में आएगा। लो बजट सीएनसी मशीन, इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्पिंडल ड्राइव। ये स्पिंडल ड्राइव के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट रीच टू द हाई आरपीएम, ये हाई आरपीएम में नहीं जाएंगे। नो फीडबैक सिस्टम, क्योंकि इसमें फीडबैक सिस्टम भी नहीं है। ठीक है, अगर दोनों का डिफरेंस पूछा जाए तो ये ध्यान में रखना, फीडबैक नहीं है, फीडबैक है, ये लो आरपीएम पे काम करेंगी या हाई आरपीएम मॉडरेट आरपीएम पे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये स्पिंडल को सुटेबल नहीं है, ये स्पिंडल और ड्राइव दोनों को सुटेबल है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया
आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर बोथ फीड एंड स्पिंडल ड्राइव। ओके ना, ये बस फीड ड्राइव के लिए यूज होती है, ये स्पीड है स्पिंडल दोनों, क्योंकि इसमें फीडबैक सिस्टम है इसलिए। एंड टू देयर एक्यूरेसी, ड्यू टू देयर एक्यूरेसी है एंड डायनामिक कंट्रोल इसमें है फीडबैक देकर के उसका। आल्सो इट इज हैज अ मॉडरेट स्पीड, यानी एकदम हाई स्पीड नहीं बोलते, ये एकदम लो स्पीड पे काम करेंगे, ये मॉडरेट स्पीड पे काम करेंगी ठीक है, और ये हाई टॉर्क और हाई स्पीड पे काम करेंगे। ठीक है, तो फीडबैक सिस्टम इसका रहेगा। अभी ये कहाँ यूज होती है? इट इज यूज फॉर अ स्पिंडल ड्राइव। ओनली कहाँ यूज होगी? स्पिंडल ड्राइव में यूज होगी, ये फीड ड्राइव में यूज नहीं होगी। ठीक है, इट इज हेवी ड्यूटी सीएनसी मशीन इन हेवी ड्यूटी सीएनसी वेयर हाई टॉर्क नीडेड, जहां बहुत ज्यादा मजबूती के साथ घुमाना है। टॉर्क, टॉर्क मतलब समझ में आया तुमको? ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्क अगर समझना है, जैसे रुकी हुई गाड़ी है और उसके चक्के को घुमाना है, रुकी हुई गाड़ी के चक्के को घुमाना बोले तो बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, तो उसको ही बोलते हैं टॉर्क। ठीक है ना, फोर्स अप्लाई रेडियल डिस्टेंस, फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस, उसको टॉर्क बोलेंगे। तो ऐसी मशीन जिसमें बहुत हेवी वेट है, तो उसको स्टार्टिंग आइडल पोजीशन से रनिंग पोजीशन में लाना है, तो टॉर्क बहुत ज्यादा लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन ये यूज करेंगे। इट इज नॉट सुटेबल फॉर फीड ड्राइव एज इट कैन नॉट प्रोवाइड द एक्यूरेट स्टेप वाइज मोशन। ठीक है, समझ में आया? तो ये फीड ड्राइव में काम करेंगी, ये स्पिंडल में काम करेंगी, और ये दोनों में काम करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ओके सर, वो फीड में क्यों नहीं काम करेगा? कौन सा? फ्लूइड मोटर। हाँ, ये फ्लूइड मोटर स्टेप ड्राइव में, फीड ड्राइव में काम इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि यहाँ एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी। एक्यूरेसी मेंटेन, क्योंकि आप अगर 5 mm बोल रहे हो सामने जाने का है, तो 5 mm भी जाने को होता है ना वो, नहीं तो गड्ढा अगर आप 5 mm पे करना चाहते हो और हो गए 7 mm पे, तो चलेगा क्या आपको? नहीं। इसलिए इसमें एक्यूरेसी, ड्यू टू द लैक ऑफ एक्यूरेसी, नहीं रहता, स्टेप वाइज एक्यूरेट मोशन काम नहीं करती। अगर इसको वैसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, इसमें फीडबैक सिस्टम लगा के और बाकी सब लगा के बहुत खर्चा है। उससे अच्छा ये मोटर पूरा फीड में काम करेंगे। तो आपकी हेवी ड्यूटी सीएनसी मशीन में फीड देने के लिए आपका सर्वो मोटर रहता है और स्पिंडल घुमाने के लिए स्पीड मोटर, इसलिए हर मोटर का अपना अलग काम रहता है, उसमें वो काम करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पूछेगा आपको कि क्यों ये मोटर इधर काम करती है, क्यों ये इधर और क्यों ये इधर। ठीक है, इसमें फीडबैक नहीं है, इसलिए ये बस किसमें काम करेंगी? फीड ड्राइव। ठीक है, वो भी छोटी सीएनसी में, इसमें फीडबैक है और अच्छा एक्यूरेसी है, इसलिए दोनों में काम करेंगे, स्पिंडल एंड फीड में। और इसमें वो एक्यूरेसी बहुत मॉडरेट है, कम है, इसलिए अपन इसको कहाँ काम में लेते हैं? खाली स्पिंडल में, जहाँ हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन आपको रन करना है। तो इस तरह से ये 3 मोटर काम करेंगे। ओके, तो ध्यान में रखना। मोटर की डायग्राम सिंपल ये है, अगर आपको बनाना है तो सिंपल बना सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एक्चुअल, ये एक्चुअल फिगर है, एक्चुअल फिगर नहीं बनाएगा, सिंपल मोटर बनाने की बस नाम लिख देगा उसमें कि दिस इज टेपर मोटर, दिस इज सर्वो मोटर। सर्वो मोटर कम अंडर 2 कैटेगरी, एसी एंड डीसी, दो इसमें आती है। ये हो गई मोटर। अभी तुमने मोटर देखी है, मोटर को वर्क पीस टेबल लेवल बनाए। अभी जो टूल, तुम ऊपर नीचे करने वाले हो या चेंज करने वाले हो, इधर उधर मूवमेंट करने वाले हो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एक्स वाई जेड, तो वो टूल कैसे होंगे? ठीक है ना, वो टूल भी आपको देखना है। अभी आपने मोटर लगा दी, अभी आपको टूल देखना है कि टूल कैसे रहेगा। ठीक है, तो एक्चुएटर सपोर्ट सिस्टम, एक्चुएटर सपोर्ट सिस्टम जो एक्चुएट होने वाले हैं, कौन एक्चुएट होने वाले हैं? एक्चुएट मतलब हलना, कौन हलने वाले हैं यहाँ? एक तो वर्कपीस हलेगा, नहीं तो टूल हलेगा। समझ में आया ना? दोनों में से कोई एक हलेगा, एक तो वर्कपीस नहीं तो टूल, ये दोनों भी हिल सकते हैं। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कौन मूवमेंट करता है? वही, एक तो वर्कपीस नहीं तो टूल, ये दोनों मूवमेंट करेंगे। तो उसको बोलते हैं एक्चुएट करना, यानी मूवमेंट करना। तो एक्चुएटर को मूवमेंट करवाने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। कौन सा सपोर्ट सिस्टम रहता है वो देखेंगे। इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रोटरी टू लीनियर मोशन। ठीक है, रोटरी टू लीनियर। देखो तुम्हारी मोटर घूम रही है या रेसिप्रोकेट कर रही है? मोटर किसी करती है? घूमती है, राइट ना? तो अगर घूमने वाला सिस्टम है मोटर है, तो टूल तो अपना ऐसे कर रहा है, वर्कपीस भी ऊपर नीचे हो रहा है, ये घूम रहे हैं कि या लीनियर मोशन में काम कर रहे हैं? कैसे काम कर रहे हैं आपके वर्कपीस और टूल? लीनियर मोशन में काम कर रहे हैं। तो रोटरी मोटर, आपके पास तो रोटरी मोशन है, तो लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना, तो वो करेगा कौन? हाँ, समझ में आया? अभी आपने मोटर को देखी, पर उसका मूवमेंट नहीं चाहिए आपको, घूमने वाला मूवमेंट खाली स्पिंडल में होना, पर फीड मैकेनिज्म में हमको लीनियर मोशन होना। तो लीनियर मोशन आपको ये देगा, रोटरी टू लीनियर मोशन एक्चुएटर सपोर्ट सिस्टम देगा। इट इंक्लूड्स कंपोनेंट लाइक बॉल स्क्रू, linear guide and bearing that enable precise and smooth movement of the machinery.
ये सब इसमें रहता है। तो अभी अपन देखेंगे कि क्या क्या है। देखो ये रिसर्कुलेशन बॉल स्क्रू, इट प्रेफर फॉर अ हाई स्पीड एंड प्रिसाइज एप्लीकेशन। उसमें क्या हो रहा है देखो, ये उसके अंदर जो बॉल बेयरिंग में जो बॉल्स होते हैं ना, वो बॉल्स इसके अंदर रोटेट हो रहा है, दिख रहा है आपको, रिसर्कुलेट हो रहा है। यानी कुछ नहीं, सिंपल सा है, ये नट एंड बोल्ट की असेंबली है। समझ में आया? अगर आप नट एंड बोल्ट की असेंबली देख रहे हो तो नट अगर स्टेशनरी रखोगे तो बोल्ट घुमाना पड़ेगा। तो जब आप बोल्ट घुमाते हो तो नट के ऊपर ट्रैवल करता है, बराबर है? मान लो इतना बड़ा बोल्ट है, ठीक है, हम इतना बड़ा नट है, इसको मैंने स्टेबल रखा और यहाँ मैंने बोल्ट घुमाया, तो घुमाते 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 वो सामने आएगा और घुमाते घुमाते उल्टा घुमाते पीछे चला जाएगा, राइट? ऐसा ही उसका मूवमेंट रहता है। हम क्या करेंगे पता है क्या, ये बोल्ट को रखेंगे और ये नट को जगह पे घुमाएंगे, नट को आगे पीछे नहीं करेंगे, इसको जगह पे घुमाएंगे। जब इसको आगे पीछे ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये कैसे करेगा, ट्रैवल करेगा। यानी यहाँ तुम इसको मोटर लगा दो और इसको मोटर लगाने के बाद ये अपना अपना आगे पीछे होते रहेगा। अभी समझा है सिस्टम? अभी नॉर्मल नट एंड बोल्ट में अपने को क्या मिलता है, फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन। तो अपने को यहाँ फ्रिक्शन चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, जो भी सरफेस कांटेक्ट में आने वाले पॉइंट है ना, उसके अंदर बेरिंग्स डालते हैं, तो बेरिंग्स की वजह से वो बहुत स्मूथली घूमता है। समझ में आया? यही इसको बोलते हैं। देखो ये जो आपका बोल्ट है ना, ये थ्रेडेड पोर्शन है, ये थ्रेड पोर्शन जगह पे घूम रहा है विद द हेल्प ऑफ मोटर। फिर यहाँ आप यहाँ सर्वो मोटर लगा दो या स्टेपर मोटर लगा दो, ठीक है? सर्वो मोटर या स्टेपर मोटर पीछे में इसकी लगी रहेंगी, फिर ये अपनी जगह पे घूमते रहेगा और ये अपनी जगह पे घूम रहा है, इसलिए इसके ऊपर का जो नट है, ठीक है ना, ये जो असेंबली है या इसके अंदर, वो आगे पीछे होंगे। अब ये आगे पीछे अच्छे से हो, इसलिए अपन यहाँ क्या डाले, बॉल बेयरिंग्स। ये बॉल बेयरिंग्स घूमते घूमते आगे रिसर्कुलेट हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, उधर ही घूमते घूमते रिसर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है? इसलिए इसका नाम क्या है, रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू। ओके, और ये कहाँ प्रीफर करेंगे, हाई स्पीड एंड प्रिसाइज एप्लीकेशन में ये काम में आएगा, ठीक है? ये मैकेनिज्म हो गया जो रोटरी टू क्या कर रहा है, लीनियर कर रहा है, ठीक है? दूसरा ये देखो, लीनियर मोशन गाइडेड रेल सिस्टम, ठीक है? ये एक सिस्टम है। अभी ये सिस्टम में क्या होता है, देखो इसमें कोई नट एंड बोल्ट की असेंबली है क्या, राइट ना? एक तुमने ट्रेन देखा होगा, ट्रेन की पटरी देखी होगी, पटरी के ऊपर चक्के लगाए होंगे और चक्का घूमता है पटरी के ऊपर, जस्ट उसको क्या बोलते हैं अपन, रेल बोलते हैं, रेल, राइट? तो यही एक सिस्टम है। क्या होता है, एक साइड में बनना है, उसका खचका बना के रखते हैं और उस खचके में उसको डाल देते हैं। जैसे तुमने कीबोर्ड देखा है अपना नीचे वाला, तो किसके रखा है, हाँ बस कीबोर्ड खींचने के लिए जो रहता है ना आपका नीचे वाला, बस सेम सिस्टम इसमें लगा हुआ है। समझ में आया? अभी इसको तुमने मोटर लगा दी, धीरे 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 आगे जाएगा, धीरे 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 पीछे आएगा। ये जनरली ये कहाँ यूज होता है, जनरली वर्क पीस के लिए, जो वर्क पीस अपन रखते हैं ना, उसके लिए काम है, ठीक है? इट इज प्रेफर फॉर अ लो स्पीड और लॉन्ग ट्रैवल लीनियर मूवमेंट विद द हाई लोड कैपेसिटी। बोला था मैंने, वर्क पीस आपका वजनदार रहेगा, टूल आपका हल्का रहेगा, तो टूल के लिए अपन ये यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो वर्क पीस आपका वजनदार रहेगा तो इसके ऊपर रख देते वर्क पीस और वो अच्छे से उसको लेके आता है। स्पीड उसकी कम रहेगी, इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, इसकी स्पीड कम रहेगी, ठीक है? मगर वो अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके लेके आएगा। समझ में आया? ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, ओके? तो देखो ये इस तरह का रहेगा। अभी ये कैसे काम कर रहा है, देखो उसने क्या किया, इसके अंदर एक नट लगा दिया, ठीक है, बड़ा सा एक थ्रेडेड पोर्शन लगा दिया और इधर लगा दी मोटर। अभी मोटर से नट घूम रहा है, ठीक है, और नट घूम रहा है तो ये नट इससे अटैच है, ये जो स्लाइड हो रहा है ना उससे अटैच है, तो वो ऊपर नीचे इसके ऊपर स्लाइड के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है, यानी वो इधर उधर ना सके, इसके लिए अपन ने क्या डाल दिया, उधर बेरिंग डाल दी। समझ में आया अभी? ओके, तो इसका नाम है लीनियर मोशन गाइड वे, यानी उसमें एक रास्ता बना देते हैं और उस रास्ते में ही आपको चलना है और लीनियर ही चलना है, इसलिए इसका नाम क्या है, लीनियर मोशन गाइड वे, जिसको रेल भी बोला जाता है। समझ में आया? और इसको क्या बोलेंगे, रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू। यहाँ देखो बॉल्स रीसर्कुलेट हो रहे हैं, दिख रहा है ना आपको, सर्कुलेट होते समय ऐसा। अभी ये है एक्चुएटर सपोर्ट सिस्टम। बोला था मैंने, एक्चुएटर सपोर्ट सिस्टम मतलब आपका टूल और वर्कपीस को सपोर्ट करने वाले सिस्टम जो लीनियर रोटरी मोशन का लीनियर मोशन में कन्वर्ट करेंगे। अभी इसमें देखो रीसर्कुलेटिंग बॉल जो बेरिंग है ना, अगर उसको आपका डायग्राम कुछ आप इस तरह से बना लें, इसमें दिख रहा है एक थ्रेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको और इसके बाद ये स्क्रू दिख रहा है, नट दिख रहा है,
ये स्क्रू है और ये नट है। जनरल कंडीशन में क्या होता है, जनरल कंडीशन में ये बॉल्स इसके अंदर नहीं डालते हैं, ठीक है ना। नट एंड बोल्ट का असेंबली तुमने देखा होगा, मगर यहाँ देखो इन्होंने ग्रूव बना के रखे हैं, दिख रहा है ग्रूव, बॉल्स को जाने के लिए दिख रहे हैं होल्स। ये होल्स क्या करते हैं, एक तरह से ट्रैवल करते 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 यहाँ खत्म हो गया, फिर से पीछे जाके आते हैं, समझ में आया। तो ये बॉल्स क्या हो रहा है, रीसर्कुलेट हो रहा है, इसलिए इसका क्या है, हियर बॉल्स आर रीसर्कुलेटिंग विथिन द ग्रूव्स ऑफ द स्क्रू गिव द स्मूथ मोशन। ये जो स्क्रू के ग्रूव्स है ना उसके अंदर वो रीसर्कुलेट हो रहा है। ऐसा आपको डायग्राम में निकाल के बताने का है, समझ में आया। और कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो इसके पहले स्लाइड में मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद लीनियर गाइड वे, लीनियर मोशन गाइड वे रेल सिस्टम। अभी ये कैसा हो रहा है देखो, इसमें भी बॉल्स बेरिंग है, मगर कहाँ लगी हुई है, साइड में, जहां से वो ट्रैवल होगा, ओके। तो यहाँ साइड में लगी हुई है, इसको मैंने कट सेक्शन से निकाल के दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ ग्रूव कटी है, देखो यहाँ एक आधी ग्रूव यहाँ कटी है, आधी ग्रूव इधर कटी है, इन दोनों को मिला के कंप्लीट कैविटी बनती है ग्रूव, और इसके अंदर ये बॉल्स ट्रैवल करता है, ओके। तो इस तरह से वो भी लीनियर मोशन आपको मिलेगा। तो इसको लीनियर मोशन लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक नट एंड स्क्रू से अटैच करके इसको घुमाते हैं, जैसे जैसे घुमाएंगे ये आगे पीछे होते जाएंगे, ओके। दिस इज द एक्चुएटर सपोर्ट सिस्टम, जो एक्चुएटर को सपोर्ट करेगा। उसके बाद सीएनसी टूलिंग। अभी तो टूल को इधर उधर से हिला रहे हैं, रोटरी मोशन तो लीनियर मोशन, ठीक है। अभी कौन से टूल यूज होते हैं, ये सिंपल है, आप देख चुके हैं। जैसे इट इंक्लूड द कटिंग टूल लाइक अ ड्रिल, ड्रिलिंग कटर, एंड मिल एंड टूल होल्डर, ठीक है। ये सब इसमें होता है। जैसे ये ड्रिल बिट तुमने देखा, ये ड्रिलिंग मशीन में काम है। उसके बाद ये मिलिंग मशीन में काम है, मिल कटर, ठीक है। ये मिल कटर है, अपना मिलिंग मशीन में है और आपको दिख जाएगा ये मिल कटर। और उसके बाद ये टूल होल्डर है, जैसे ये ड्रिल बिट है ना, ये ड्रिल बिट इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। ये ड्रिल बिट इसके अंदर डाल के ये वाला चक में रहता है पोर्शन, और फिर ये घूमता है ऐसा, ठीक है। यानी डायरेक्ट आपका टूल चक में नहीं जाएगा, सबसे पहले टूल होल्डर में जाएगा, और ये टूल होल्डर फिर आपके चक में जाएगा, ठीक है। तो ये इसके पार्ट है, कटिंग टूल है, कलेक्ट है, इसके अंदर वो अंदर जाएगा, कलेक्ट नट है, फिर इसको टाइट करेंगे कलेक्ट नट को, फिर इसके अंदर एक कलेक्ट चक है, ये चक में जाएगा, समझ में आया। तो इस तरह से आपके टूल्स इस टूल होल्डर में जाके फिर ये टूल होल्डर आपके स्पिंडल में फिट होता है, फिर ये घूमते हैं, ओके। तो इस तरह से इसका काम होता है टूलिंग। हाँ, सो एटीसी, अभी हम टूल में जा रहे हैं। तो तुमने टूल देखा, सपोर्ट सिस्टम, एक्चुएटर सिस्टम देखा, तुमने अभी इसमें ये भी देखा, टूल में देखा। अभी टूल ऑटोमेटिक टूल चेंजर, टूल मैगजीन, ठीक है, ये इसमें होता है। देखो अभी सीएनसी मशीन में अगर आपको वेल्डिंग करना है तो आपके पास वेल्डर है, कटिंग करना है तो कटिंग मशीन है, तो आप चेंज कर सकते हैं। मगर सीएनसी में अगर आपने एक बार कमांड दे दी तो आप उसका प्रोग्राम बीच में रुक के उसमें टूल चेंज करने जाते हो क्या? नहीं, अपने आप वहाँ टूल चेंज होते हैं। मतलब वहाँ सभी टूल रखे हुए होंगे, जैसी जरूरत पड़ी वैसा टूल लेके वो चेंज करता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो यहाँ दिखेगा। देखो एटीसी मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ठीक है। और टूल मैगजीन, तो ये टूल मैगजीन में रखते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से, ओके। जैसे यहाँ ये जो चेन टाइप है और ये ड्रम टाइप है, यहाँ दो टाइप के क्या है, टूल मैगजीन है। मैगजीन मतलब जिसमें बहुत सारे टूल रखे गए हैं, समझ में आया, उसको बोलते हैं मैगजीन। तुमने बंदूक देखी होगी ना, उसकी मैगजीन रहती है, धड़ 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 मारते हैं तो उसकी मैगजीन रहती है। या ऐसे अपन अंदर से डालते हो, ऐसी मैगजीन है, ऐसा अंदर डालते हैं फिर ऐसा खींचते हैं तो मारते हैं, पता है उसको बुलेट मैगजीन बोलते हैं, क्योंकि उस मैगजीन में बहुत सारी बुलेट रखी हुई रहती है, ओके। तो उसको बोलते हैं मैगजीन, जहाँ एक जैसी चीजें रखी हुई रहेंगी। तो यहाँ टूल रखे हुए हैं इसलिए उसका नाम मैगजीन है, ओके। तो ये गोल शेप में है, ड्रम शेप में है, और ये चेन शेप में है, चेन ऐसा, ये चेन शेप, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं कि हम एक कमांड देते हैं कि हमको टूल नंबर 2 होना, तो यहाँ टूल नंबर 2 आ जाता है आपके सामने। फिर ये क्या करता है, इसको पिकअप करता है और आपके टूल होल्डर को लगा देता है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि अपना टूल नंबर 2 का काम हो गया, अभी हमको टूल नंबर क्या होना, 4 होना, ठीक है। तो फिर वो टूल नंबर 2 यहाँ से निकाल देता है, टूल नंबर 2 की जगह टूल नंबर 2 डाल देता है, फिर टूल नंबर 4 यहाँ आ जाता है, फिर टूल नंबर 4 उठा के फिर वो आगे आपके टूल होल्डर को लगा देता है। समझ में आया? ये सब ऑटोमेटिक होता है। अभी ये एक्चुअल में होता कैसे देखो
अभी इसका काम क्या है, इसका फंक्शन इट इज स्टोर एंड ऑटोमेटिकली चेंज द टूल ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक है, तो ये टूल को स्टोर भी करेगा और टूल को ऑटोमेटिकली चेंज भी करेगा ड्यूरिंग द ऑपरेशन, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड सेव टाइम। क्यों करता है कि आप अगर टूल चेंज करने में टाइम खर्चा करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो टाइम सेव होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस तरह से वो काम करता है। तो दो टाइप के टूल मैगजीन है, एक कौन सा है ड्रम टाइप, दूसरा चेन टाइप। तो एटीसी में देखो एक वीडियो है, तो इस वीडियो को अपन देखते हैं ताकि आपको समझ में आए किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, देखो वहां चेन, वहां देखो उधर ये देखो चेंज हो रहा है, चेन टाइप का ये टूल चेंज हो गया। अब वो रिक्वायर्ड टूल इधर आएगा, देखो उसने सामने पुश किया, उसको उठाया और इधर रखा। ठीक है, ये उसने ये पैलेट पर रख दिया। अभी ये क्या करेगा पता है क्या, ये निकलेगा यहाँ आ गया, देखो वो वहां का टूल निकाला, इधर उधर टूल डाला और ये टूल फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। इसको पिक करेगा वो और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो चला जाएगा। समझ में आया? इस तरह से वो काम करता है, सिंपल। तो यहाँ जो रखा गया है वो कौन सा है, चेन टाइप, चेन टाइप। और ये जो टूल है वो चेंज कर रहा है, वो पहले आपको जो नंबर का टूल चाहिए वो बराबर लेके आएगा, यहाँ से टूल निकालेगा उधर लेके जाएगा। ओके, समझ में आया? टूल होल्डर एंड टूल चेन एंड टूल मैगजीन। ओके, इस तरह से। अभी इसका फायदा क्या है, फंक्शन ऑफ टूल ऑटोमेटिक टूल चेंजर। भाई टूल तो हम भी अपने हाथ से चेंज कर सकते हैं, तो फिर इसका फायदा क्या है, ये पूछता है एग्जाम में कि बच्चों को ये पता है कि नहीं टूल एटीसी का मतलब क्या होता है। एक तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है जो ये वाला, ठीक है, फिर उसमें इसका फायदा क्यों है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ये टूल चेंजर क्यों बनाया। तो इसका फायदा ये है, इट विल ऑटोमेटिकली अनलोड द टूल फ्रॉम द मशीन, उसने ऑटोमेटिक निकाल दिया टूल। दूसरी बात, इट विल ऑटोमेटिकली लोड द टूल फ्रॉम द टूल मैगजीन टू द मशीन स्पिंडल। तो ये टूल मैगजीन सा एक टूल निकाल के मशीन स्पिंडल पे उसने भी लगा दिया ऑटोमेटिक। ठीक है, यानी यहाँ से टूल निकालना और टूल मैगजीन पर टूल इधर लगाना, ये दोनों भी काम वो कर रहा है। इसका फायदा क्या है, इट विल सेव द टूल चेंजिंग टाइम। टूल चेंज करने में जो टाइम जा रहा है वो अपना बच गया है, क्योंकि अपन करेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, इसेंट्रिक लगेगा, वो कॉन्सेंट्रिक नहीं लगेगा तो फिर से प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीजें अपने से अवॉइड हो सकती है। ठीक है, दूसरा, इट विल इंप्रूव द टूल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन। तो टूल कैरिंग कैपेसिटी भी बनाता है, यानी आप कितने टूल बॉक्स पे रखोगे, राइट ना, इन्वेंटरी में जमा करके रखोगे, इधर डाल के रख दिए, वो अपने आप अपना टाइम खत्म ये हो जाएगा, सेव हो जाएगा, यानी वो टूल कैरिंग कैपेसिटी भी मशीन की बढ़ा देगा। और लास्ट में इट विल इंप्रूव द प्रोडक्शन रेट। ठीक है ना, तो टाइम कम लग रहा है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेंगे, और जल्दी जल्दी अगर प्रोडक्ट बनेंगे प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा। अगर आप खुद चेंज कर रहे हो तो दिन के आप मान लो आप 50 प्रोडक्ट बना रहे हो और ये मशीन लगाने के बाद 70 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो कितने प्रोडक्ट बढ़ गए, 20 प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई आपकी। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं पैलेट चेंजर। ठीक है, पैलेट चेंजर क्या होता है, जैसे तुमने टूल चेंज किए वैसे अपने को अगर वर्क पीस चेंज करने का है, ये बनाए और बनाने के बाद उसको निकाल के रख दिए, फिर अभी दूसरा वर्क पीस आएगा। समझ में आया? ओके, तो वो भी ऑटोमेटिक होता है, उसके लिए भी आपको लोड अनलोड करने की जरूरत नहीं है। यानी एक बार आपने रॉ मटेरियल लगा दिया, वो पूरा फिनिश हो गया, अभी उसको निकाल के नया रॉ मटेरियल लगाने का है, तो वो पैलेट्स पे लगते हैं, ऐसे पैलेट्स लगे रहते हैं, तो वो पैलेट ऑटोमेटिक चेंज होते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वो देखते हैं आप। इट ऑल्सो इट अलाउ फॉर क्विक एंड ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ वर्क पीस। समझ में आया? टूल चेंजर टूल चेंज करने का काम करता है, पैलेट चेंजर वर्क पीस चेंज करने का काम करता है। ओके, इट रिड्यूस द डाउन टाइम। इसका फायदा क्या है कि डाउन टाइम कम करेगा, इनहांस द एक्यूरेसी, इंप्रूव द सेफ्टी, इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इतना सब इसका एडवांटेज है। ओके, तो ये रहता है पैलेट चेंजर, पैलेट चेंजर, जिसमें आप यहाँ वर्क पीस रखोगे और ये इसको घुमा के आपके मशीन पे लेके आएंगे। अभी वो होता कैसे है, देखो यहाँ एक वीडियो है, उसको फिर से प्ले करते हैं और आपको समझ में आएगा कैसे चेंज करते हैं। अच्छे से देखना इसको, हो गया ऐसा, ये सेल ठीक है,
हो गया, देखो वर्कपीस को यहाँ रख दिया, उसने एक पैलेट वहाँ रख दिया। अभी जो बना हुआ है वो पैलेट को उठाएंगे, देखो ये बन के है, ठीक है, उसको उठाया, घुमाया, ठीक है, यहाँ लेके गए, जो बनाना है वो उसको रख दिया, जो बन गया। अभी इसको आएगा वो, उसको ठीक है, उसको छोड़ दिया, ठीक है, उसको फिक्स किया। अभी उसको लोड करेंगे, जो नया वर्कपीस है, देखो इस पे काम करने का है, तो इसको अभी लोड करना है, ठीक है, लोड कर दिया और निकल गया वहां से। समझ में आ गया? इट जस्ट सिंपल, यानी वर्कपीस को जो अपन हाथ से काम करेंगे ना, वो हाथ से काम नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक काम है, तो उससे टाइम बचे जाएगा, ठीक है। बस अभी फीडबैक सिस्टम अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ओके। तो यहाँ तक अपन ने अभी क्या क्या देखा, मैं आपको एक बार रिकॉल करके दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग की अपन ने क्या क्या देखा, कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम देखे, जिसमें आपने बेड, सैडल, टेबल एंड कॉलम देखे, ओके। इसके ऊपर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा ड्राइविंग सिस्टम देखे, ड्राइविंग सिस्टम में हमने क्या देखे, स्टेपर मोटर देखे, एसी सर्वो मोटर देखे और फ्लूइड मोटर देखे, कौन सी मोटर कहाँ यूज होती है, क्यों होती है, सब बताया। उसके बाद मशीन टूल देखे, मशीन टूल में क्या देखे, एक्चुएटर सपोर्ट सिस्टम, जो रोटरी मोशन में किसका काम करती है, लीनियर मोशन कन्वर्ट करने का काम करती है। उसमें दो टाइप थे, एक रिसर्कुलेटिंग बॉल बेयरिंग स्क्रू और एक आपका लीनियर मोशन टाइप बेल, ठीक है, इसको रेल सिस्टम बोलते हैं। तो ये एक्चुएटर सपोर्ट सिस्टम में आया। उसके बाद सीएनसी में टूल देखे, ड्रिल बिट देखा, सीएनसी मिलिंग देखा, टूल होल्डर देखा। उसके बाद एटीसी देखा, ऑटोमेटिक टूल चेंजर, जो ऑटोमेटिक टूल चेंज करता है। उसके बाद पैलेट चेंजर भी देखा, ठीक है। तो आपने 1 2 3 कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में एक क्लास में हो गए, बाकी बचे हुए 1 2 3 अपन